नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में चुनाव आयोग भी अब चुनाव की तैयारी में जुट गया है, लेकिन विपक्षी दल लगातार इस चीज़ को लेकर चुनाव आयोग से अपील कर रही है कि इस चुनाव को आगे अभी कोरोना काल में टाल दिया जाए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। इस बार का चुनाव बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा भी इस बार चुनावी मैदान में आ गए हैं, एक अलग फ्रंट लेकर। क्या होगा इस फ्रंट का आगे का पूरा एजेंडा और किस एजेंडा पर ये चुनाव लड़ेंगे, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं यशवंत सिन्हा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। बहुत धन्यवाद आपका। सर, ऐसे वक्त में जब पूरा कोरोना महामारी की वजह से हर तरफ लोग परेशान हैं, आपको लगता है कि यह उचित समय है चुनाव कराने के लिए? नहीं, मेरा सीधा जवाब इसका यह है कि ये बिल्कुल उचित समय नहीं है चुनाव कराने के लिए जी। क्योंकि बिहार में हम सब जानते हैं, आप जानते हैं कि देश भर में सबसे कम टेस्टिंग हो रही है जी। और सचमुच में कोरोना संक्रमण का जो भयावह है वो अभी तक हम लोगों ने सही जनता के सामने नहीं रखा है जी। और अब 4 महीने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाओ। जब टेस्टिंग होगी तब सही पिक्चर देश के सामने आएगा कि बिहार में कितने लोग संक्रमित हैं। मैं केवल ये आपसे कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री का खुद का आवास सुरक्षित नहीं है। उनके आवास में कोरोना पहुंच गया, बिहार विधान परिषद में कोरोना पहुंच गया, बहुत सारे सरकारी दफ्तर हैं जहां कोरोना पहुंच गया और आने वाले दिनों में कोरोना की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। और इसलिए इस परिस्थिति में कोई भी नहीं चाहेगा कि वो जान देकर वोट डालने जाए। इसलिए सही और निष्पक्ष चुनाव इस परिस्थिति में नहीं हो सकता है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखूंगा वो ये रखना चाहूंगा कि इस समय सारा प्रशासन जो है, सारी सरकार वो कोरोना से लड़ने में व्यस्त है। हम सब जानते हैं कि जब विधानसभा का चुनाव शुरू होगा तो सारा प्रशासन चुनाव कराने में लग जाएगा। तो इसलिए जब प्रशासन चुनाव कराने में लगेगा तो कोरोना की स्थिति और भयावह होगी। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता था कि अगर आपने कोई भी बूथ देखा है जी, तो मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि इसमें कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग बूथ के अंदर मेंटेन नहीं होगी और वो संक्रमण का केंद्र बनेगा। इसलिए कोरोना के चलते और उत्तर बिहार में बाढ़ की जो भयावह स्थिति है वो तो शुरू हो चुकी है सर, अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। बारिश इस बार पूर्व की तुलना में कहीं ज्यादा हो रही है। नदियां उफान पर हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस समय कौन जाएगा प्रचार करने, कौन जाएगा वोट मांगने और कैसे लोग आएंगे वोट देने के लिए, ये मुझे स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए ये कतई उपयुक्त समय नहीं है चुनाव कराने का और मुझे लगता है कि सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को टालना चाहिए चुनाव को आगे। लेकिन सर, चुनाव आयोग किस आधार पर यह कह रहा है कि नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय से ही होगा? हम सब जानते हैं इस बात को कि चुनाव आयोग किस दबाव में काम करता है जी। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था नहीं रही। चुनाव आयोग बराबर जो भारत सरकार कहती है उसी रास्ते चल पड़ता है। बिहार में अगर भारत सरकार चाहेगी कि चुनाव हो तो चुनाव आयोग सारी दिक्कतों के बावजूद चुनाव कराने को विवश होगा। लेकिन सर, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो भारत सरकार के निर्देश पर काम करती है? बिल्कुल साफ कह रहा हूं, बिल्कुल साफ। नहीं तो अब तक चुनाव आयोग को ये बता देना चाहिए था बिहार की जनता को कि हम लोग चुनाव इस बार अक्टूबर नवंबर में नहीं कराएंगे
ये पहला मौका नहीं होगा जब किसी विधानसभा का चुनाव टाला जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। और 3 महीने के बाद, 6 महीने के भीतर जब भी मौका लगे हम चुनाव करा सकते हैं। जी, तो सर आप जिस फ्रंट की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब मान लिया जाए कि अब चुनाव आयोग एकदम रिजिड हो जाएगा कि नहीं चुनाव कराना ही है, तो आप अपनी फ्रंट की आवाज को जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि कोई बड़ी रैली इस बार संभव नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये एक दूसरा पॉइंट है कि इस चुनाव को अगर चुनाव आयोग समय पर कराता है कोरोना काल में, बाढ़ में, तो जाहिर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है, सब दलों को, मोर्चों को समान अवसर, वो नहीं हो पाएगा। जिन पार्टियों के पास अकूत धन है जी, वो तो हजारों की संख्या में एलईडी स्क्रीन लगा सकते हैं, वो हजारों की संख्या में क्या लाखों की संख्या में स्मार्टफोन मुफ्त में बांट सकते हैं जी। लेकिन उन दलों और मोर्चों के पास जहां संसाधन की कमी है, ये वर्चुअल चुनाव जो कराने की बात हो रही है, इसमें लोगों तक संदेश पहुंचाना मुश्किल होगा जी। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने इस मोर्चे की तरफ से तय किया कि कोरोना काल को देखते हुए, इसके सारे नियमों को मानते हुए, हम कुछ लोगों के बीच में जाएंगे, मीडिया के बीच में जाएंगे, जिलों में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन 2 ही दिन हमने यात्रा की थी जब सडनली यह आवाज, घोषणा हुई कि कई जिलों में प्रतिबंध लगा दिया गया है, लॉकडाउन लगा दिया जी, जिसमें पटना भी शामिल है जी। तो इसलिए हम लोगों को बाध्य होकर उस यात्रा को स्थगित करना पड़ा, जन संवाद के इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा जी। और अब हम देख रहे हैं, जैसे आपसे बात हो रही है तो ये संदेश पहुंचेगा बिहार की जनता तक, और लोगों से बातचीत हो रही है जिससे संदेश पहुंचेगा। तो इसलिए अगर चुनाव आयोग आमादा है चुनाव कराने पर, तो हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जो भी माध्यम हमको उपलब्ध होंगे उस माध्यम से जनता के बीच में अपना संदेश पहुंचाएंगे। सर, आपको नहीं लगता है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो वर्चुअल रैली कर एक तरफा संवाद करने पर लगा हुआ है? क्योंकि जनता की राय जो है वो जब तक द्विपक्षीय संवाद ना हो तब तक जनता की राय नहीं ली जा सकती है। ऐसी स्थिति में जब आप लोग भी जब जा रहे हैं तो मान लिया जो छोटी छोटी रैली ही हो रही है लेकिन उसमें द्विपक्षीय संवाद हो रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ दल जो है वो चाहे वो एनडीए गठबंधन में कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, हर तरफ से यही देखा जा रहा है कि वो वर्चुअल रैली कर रही है। तो आपको लगता है कि वर्चुअल रैली जो है उसमें दोनों तरफ से संवाद संभव है? नहीं है, जाहिर है कि नहीं है, क्योंकि वर्चुअल रैली का मतलब हुआ कि आप बोलेंगे और जनता सुनेगी। चुनाव एक ऐसा मौका आता है जब आवश्यक रूप से संवाद दो तरफा होता है, क्योंकि नेता और जनप्रतिनिधि, उम्मीदवार लोगों के बीच में जाते हैं, जनता को मौका मिलता है अपनी समस्याओं को रखने का, अपनी शिकायतों को रखने का, और इस तरह वो संवाद दो तरफा हो जाता है। लेकिन जाहिर है कि ये जो वर्चुअल रैली होगी इसमें एक तरफा ही संवाद होगा। नेता अपनी बात रखेंगे, जनता अपनी बात नहीं रख पाएगी, और ये प्रजातंत्र के सारे नियमों के विपरीत है। और फिर मैं दोहराऊंगा कि हमारे जैसे लोगों के पास, जिसके पास न रफाल का पैसा है न सृजन का पैसा है, हम लोग कहां से इतना संसाधन लाएंगे कि हम वर्चुअल रैली करें? जी सर, मेरा सवाल भी यही था कि जब आपके पास संसाधन कम है तो आप उस वर्चुअल रैली का मुकाबला कैसे करेंगे? इसीलिए तो हमने तय किया कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, सारी सावधानी बरतते हुए लोगों के बीच में जाएंगे, तो तरफा संवाद करेंगे। लेकिन अब उस पर भी रोक लग गई, क्योंकि बिहार सरकार ने अचानक कई जिलों में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। अब हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पटना में बैठे हुए कि हम देखें कि 16 जुलाई के बाद और क्या आदेश आता है। लेकिन अगर लॉकडाउन इसी प्रकार बढ़ता रहा तो जाहिर है कि हमको जनता के बीच में जाने में दिक्कत आएगी, और जिस बखूबी ढंग से हम
अपना चुनाव प्रचार कर सकते थे, उसमें कठिनाई पैदा होती। जी, हालांकि सर एनडीए में शामिल दल के नेता भी जो हैं, जैसे चिराग पासवान भी कोरोना काल में चुनाव कराने का विरोध कर रहे हैं एक तरह से। वहीं तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं कि नहीं, यह कोई फेयर इलेक्शन नहीं होगा, इसमें इस इलेक्शन भी जो है एक तरह से घोटाले की भेंट चढ़ जाएगी। तो आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है कि कैसे चुनाव को टाला जाए, या समय से अगर चुनाव हो तो किस रूप में चुनाव हो? नहीं, देखिए, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट मत का हूं कि चुनाव को टाला जाना चाहिए जी। इससे कम कारण के चलते इसी देश में, जैसा मैं आपसे कह रहा था, प्रदेशों में चुनाव टाले गए हैं। ये कोई पहली बार देश में नहीं होगा कि चुनाव को आगे बढ़ाया गया। और ये जो कोरोना का संकट है, ये एक अभूतपूर्व संकट है। इस तरह का संकट तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं है जी। तो इसलिए मैं उस विचार से सहमत हूं कि ये चुनाव नहीं होगा, घोटाला होगा, और इसका प्रजातंत्र के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। लोगों को अपने मत को प्रकट करने में दिक्कत आएगी, और इसलिए प्रजातंत्र की रक्षा के लिए चुनाव को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, मुझे जानकारी मिली है कि पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में भारतीय सब लोग पार्टी भी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रही है, और इस पार्टी के सलाहकार समिति में दिल्ली के कुछ प्रोफेसर, वकील और कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हैं, और केजे राव भी शामिल हैं। तो क्या आप उन लोगों के भी संपर्क में हैं, या वो लोग आपके संपर्क में हैं? नहीं, भारतीय सब लोग पार्टी, अरुण कुमार जी पूरी तरह से हमारे बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार मोर्चे में शामिल है। और अभी हाल में जो कार्यक्रम हुआ, पटना से हम लोग निकले, जहानाबाद गए, गया गए, उस कार्यक्रम में को शानदार बनाने में अरुण जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, और मैं मानता हूं कि वो मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। सर, आप लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साधते हैं कि नहीं, नीतीश सरकार जो है वो भ्रष्ट सरकार है। आप सृजन घोटाले की भी बात कर रहे हैं। तो क्या अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप इन घोटालों की जांच करवाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल अवश्य करवाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि इसमें सीबीआई की जो जांच हो रही है जी, वो सही ढंग से नहीं हो रही है। उस समय की जांच नहीं हो रही है जब बड़े बड़े नेता इस घोटाले में फंसेंगे। सीबीआई जिन वर्षों की जांच कर रही है उसमें ये लोग सब बच रहे हैं, इसलिए इसमें निष्पक्ष जांच कराने की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम लोग आए सत्ता में तो न केवल सृजन घोटाले की, बल्कि अभी जो ये क्वारंटाइन घोटाला हुआ है, एस्टिमेट घोटाला हो रहा है बिहार में, और तरह तरह के घोटाले हो रहे हैं, उन सब की जांच बैठाएंगे और जितने दोषी हैं उनको दंडित करेंगे। मेरा ये मानना है कि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा बिहार में, तब तक बिहार तरक्की नहीं कर सकता है। बिहार को तरक्की करने के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है कि भ्रष्टाचार समूल नष्ट हो। जी सर, आप जिस फ्रंट की बात कर रहे हैं उस फ्रंट में और आपके अलावा और कौन कौन लोग शामिल होंगे उस फ्रंट में? हम बहुत लोगों से संपर्क में हैं, बहुत हमसे संपर्क में हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग आपको बताएंगे कि हमारे साथ कौन कौन लोग आ रहे हैं। आप जानते हैं कौन कौन लोग ऑलरेडी आ चुके हैं जी। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता का समर्थन हमें मिलेगा, और बहुत सारे लोग हमारे इस आंदोलन में, हमारे इस मोर्चे में शामिल होंगे। मैंने जो 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें हमने कहा था कि बिहार में अभी बहुत खेला बाकी है, और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे अब देखेंगे कि कैसे कैसे खेल हो रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे होगा कि एक तरह से देखा जाए तो जनता का विश्वास जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टियों से लगभग उठ चुका है। आप जब ऐसी स्थिति में चुनावी मैदान में जा रहे हैं तो आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि जनता आपके पक्ष में आए? मैंने विश्वास दिलाने के लिए जनता को स्पष्ट रूप से पहले भी कहा है कि मेरी उम्र 83 साल हो गई, 83 हमारी उम्र हो गई। इस उम्र में
और राजनीति से संन्यास लेने के बाद अगर मेरे जैसा व्यक्ति मैदान में उतर रहा है, जिसके पास प्रशासनिक अनुभव है, जिसके पास राजनीति का अनुभव है, जिसके पास आर्थिक अनुभव है, वित्त का अनुभव है जी, तो इस प्रकार का व्यक्ति अगर उनके सामने आ रहा है केवल एक मुद्दा लेकर, अब वो है बेहतर बिहार बनाया जाए जी, तो जनता को विश्वास करना चाहिए। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं भी आराम से दिल्ली में रह रहा था, अभी भी मैं चाहूं तो आराम से दिल्ली में रह सकता हूं। मुझे कोई खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है, खास करके कोरोना काल में। अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूं तो केवल बिहार के बेहतरी के लिए कर रहा हूं, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा कारण है कि बिहार की जनता हम पर विश्वास करे। सर, आप जब चुनाव में जा रहे हैं तो आप कुछ तो विजन लेकर के जा रहे होंगे, आपके पास बिहार के विकास का कोई तो मॉडल होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल मॉडल है। हमने उसी मॉडल से भारत का विकास किया है, इसलिए बिहार का विकास करना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। अगर सही ढंग से सोचकर एक प्रोग्राम बनाया जाए तो उसमें बिहार का विकास निश्चित रूप से हो सकता है। मैं केवल ये मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। अगर अपराध अनियंत्रित है तो कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा, उद्योग धन। जी, लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है उनसे। तो ऐसे भी आखिरी सवाल ही था। तो इस जो फ्रंट की बात हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि यह फ्रंट बिहार के विकास के लिए कुछ अच्छा काम करे। जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।